Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agartantra and Vyavahar Ayurved, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to share my lecture for BMS third year Agartantra. Today we will discuss about the arsenic poisoning और आयुर्वेदा में जिसे शोभक धात्विय विष की श्रेणी में रखा गया है या जिसे सोमल कहा गया है। आज हम उस इरिटेंट मेटेलिक पॉइजन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सांखिया सांखिया का नाम बहुत कॉमनली सभी ने सुना है कि आर्सेनिक वही सांखिया है। इसकी किस तरह की विषाक्तता होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, शरीर में जाकर ये कैसे अनटॉवर्ड या विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है, उनके निराकरण के उपाय क्या है, ये सब हम इस आर्सेनिक पॉइजनिंग में बात करेंगे। इसका संस्कृत नाम है गौरी पाषाण और फेनाश्म। इंग्लिश नेम इज व्हाइट आर्सेनिक। आयुर्वेद के अनुसार इसको स्थावर धातु विष में गिनती की गई है। मॉडर्न में इसे इरिटेंट मेटालिक पॉइजन कहा जाता है। टॉक्सिक कंपाउंड में आते हैं ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कॉपर आर्सेनाइड, ऑर्गेनिक आर्सेनिकेल, आर्सेनिक गैस, इस तरह। इन जनरल, inorganic arsenic is more toxic than organic arsenic, and trivalent arsenic is more toxic than pentavalent or monovalent arsenic. मोड ऑफ एक्शन, आखिर ये सांखिया या आर्सेनिक शरीर में किस तरह से शरीर के विष को विषाक्त प्रभाव से प्रभावित करता है। आयुर्वेद के अनुसार उष्ण गुण के आधिक्य से पित्त की विकृति होती है, जिससे अन्न व स्रोतस में शोभ एवं शोभ की उत्पत्ति होती है। अतिसार तीव्र विरेचक प्रभाव के द्वारा होता है। तो जो आर्सेनिक है, अगर उसकी पॉइजनिंग है तो सबसे पहले तीव्र अतिसार होता है। अतिसार इतना तीव्र होता है कि पेशेंट के लिए प्राणघाती सिद्ध होता है। मॉडर्न के अनुसार आर्सेनिक इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी. It increases permeability of small vessels, inflammation, and necrosis of intestinal mucosa. Arsenate compound uncoupling of mitochondrial oxidative phosphorylation. थेरेप्यूटिक डोज क्या है इसकी और फेटल डोज क्या है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, वो डोज डिपेंडेंट होती हैं। पर्टिकुलर डोज में देने पर वो फ़ायदा करती हैं। अगर डोज से आपने ज़्यादा दे दी तो उनके विषाक्त प्रभाव धीरे धीरे लक्षित होने लगते हैं। तो फेटल डोज जो है वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की है 120 से 300 mg और फेटल पीरियड है इसका 2 to 4 आवर। आर्सेनिक विषाक्तता के लक्षण क्या है। सोमल या आर्सेनिक विषाक्तता में उसके रासायनिक सम्मिश्रण या योग का अधिक मात्रा में सेवन करने से निम्न लक्षण मिलते हैं। जो एक्यूट पॉइजनिंग है आर्सेनिक की, उसके लक्षण अलग होते हैं, क्रोनिक के अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूट पॉइजनिंग जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली मेटालिक टेस्ट इन माउथ एंड गार्लिक ऑर्डर इन ब्रेथ। लहसुन के जैसी स्मेल आती है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन और अपर जीआईटी। अपर जीआईटी में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। ऐसा लगता है कि बस जल ही गया पूरा शरीर, बड़े बड़े घाव हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा जलन कर रहे हैं, इस तरह की प्रतीति होती है पेशेंट को। एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनने लग जाता है, मुख से लार बाहर निकलने लग जाती है। नौजिया और वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। पेन एंड क्रैम्प्स इन एब्डोमेन, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, कोलाइटिस के जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। पूरी आंत में ऐसे लगता है जैसे मरोड़े चल रही हो बहुत ज़्यादा। सीवियर राइस वाटर परगेशन, चावल के पानी की तरह दस्त निकलने लगते हैं, बिल्कुल पानी जैसे सफ़ेद। समटाइम विद ब्लड स्टेन्स एंड म्यूकस, कभी कभी ब्लड और म्यूकस भी साथ में आने लगता है। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को, बहुत ही तड़पता है वो प्यास के मारे। ओलिगोयूरिया, यूरिन कम हो जाता है, या एन्यूरिया या यूरिन आना बंद हो जाता है। जो किडनी फंक्शंस है वो डिट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में कमी हो जाती है और यूरिन करने में बहुत दिक्कत होने लगती है, आता ही नहीं। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड सीवियरिटी विल फाउंड, डिहाइड्रेशन के जितने भी प्रभाव होते हैं वो सब लक्षित होने लगते हैं। जो जीभ है वो ड्राई हो जाती है, टंग ड्राइज, स्किन टर्जर लॉस, आईज श्रंक, आंखें श्रंक होने लग जाती हैं,
एंटीरियरली फोंटाइनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पल्स फीबल बहुत धीमी धीमी चलती है, एंड टेकिकार्डिया धड़कन बढ़ जाती है हृदय की, बीपी बहुत लो होने लग जाता है, रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाती है बहुत, डेथ ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर। तो सोमल विषाक्तता या आर्सेनिक विषाक्तता की हमने जो बात की अभी, ये एक्यूट पॉइजनिंग की है। अब हम बात करेंगे क्रोनिक पॉइजनिंग। क्या होता है क्रोनिक पॉइजनिंग में? सोमल या उसके आयुर्वेदिक योगों का अधिक दिन तक सेवन करने से शरीर में संचित होकर निम्न जीर्ण लक्षण मिलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रोनिक पॉइजनिंग आफ्टर इंजेक्शन इज जीआईटी। जीआईटी में क्या लक्षण उपस्थित होते हैं? लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट, भूख कम हो जाती है, वजन भी कम होने लगता है। मेलाइज, शरीर टूटा टूटा सा होता है जिसे हम अंग मर्द कहते हैं। सलाइवेशन होने लग जाता है, पूरे बार बार मुख से लार का स्राव होता है। कोली की पेन, पेट में मरोड़े चलने लगती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या फिर डायरिया हो जाता है। स्किन में बड़े बड़े पैचेस बनने लग जाते हैं। इरिथेमेटस हाइपरकेरेटिक स्किन हो जाती है। पैची पिगमेंटेशन होने लग जाता है। ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स मिलने लग जाते हैं पूरी स्किन पे, जो कि क्लियर आर्सेनिक पॉइजनिंग को इंडिकेट करते हैं। एनीमिया एंड ल्यूकोपेनिया हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने लग जाती है। एचबी कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की स्थिति आने लग जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है। अब जो ये है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसकी चिकित्सा क्या है? गौरी पाषाण या सांखिया या आर्सेनिक की मैनेजमेंट में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कुछ विशेष प्रिंसिपल इसके लिए फॉलो किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ इंजेस्टेड एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में सबसे पहला क्रम लेते हैं हम रिसुसाइटेशन या मृत संजीवन चिकित्सा। पेशेंट की कंडीशन, अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है तो इंजेक्शन डोपामिन देते हैं। सेकेंड कंडीशन अनअवशोषित, जो दूसरा है, पहले तो संजीवनी चिकित्सा दी जाती है, दूसरे नंबर पे अनअवशोषित विष का निर्वहन करना या रिमूवल ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन, या जो अनएब्जर्व पॉइजन शरीर में जाने के बाद जो पॉइजन अभी तक स्टमक में पड़ा हुआ है, एब्जर्व नहीं हुआ है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, वो प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और वाइटल स्थिति पूरी है, उसकी होश में है पूरा, तो सद्य वमन कराया जाता है मुलेठी के फांड या लवण से। सलाइन वाटर पिला के या मुलेठी के फांड को आकंठ पिला के वमन इंड्यूस कराया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट बेहोश है, वाइटल साइन उसके अपेयर नहीं हो रहे हैं, डिसओरिएंटेटेड है, भ्रमित हो रहा है, तो हम उस टाइम KMNO4 सॉल्यूशन से गैस्ट्रिक लवास कराते हैं। तीसरे पॉइंट पे शोधित विष का निरन, अगर जो विष है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है तो उसके लिए फोर्स्ड डायूरेसिस या पुनर्नवाष्टक कषाय हम पिलाते हैं। मूत्र द्रव्यों का सेवन कराते हैं जिससे ज़्यादा मूत्र शरीर से बाहर निकले और उस मूत्र के साथ जो आर्सेनिक बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है वो मूत्र के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाए। चौथे नंबर पे आता है यूज़ ऑफ एंटीडॉट्स। मतलब एंटीडॉट्स हम बड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। जो विष के अगेंस्ट द्रव्य होते हैं वो एंटीडॉट कहलाते हैं। तो चौथे नंबर पे हम एंटीडॉट द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। पेशेंट की स्थिति के अनुसार आयुर्वेद कहता है कि स्पेसिफिकली आयुर्वेद में गो दुग्ध या गो घृत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, क्योंकि गो जो घृत होता है उसके गुण विष के अपोजिट होते हैं। चाहे किसी भी तरह का विष हो, गो घृत उन सब विषयों में एंटीडॉट का काम करता है। या तो गोघृत लिया जाता है अथवा गैरिक भस्म हाइड्रेटेड फेरिक एसिड का सेवन किया जाता है। स्पेसिफिकली आयुर्वेद में कई अगध का उल्लेख है इस तरह के। मेघनाद रस, नींबू सरस का पान, गोदुग्ध शर्करा युक्त या फिर खदीर सार शर्करा युक्त, ये स्तंभन क्रिया करते हैं शरीर में और विष को बाहर निकालने का भरकस प्रयास करते हैं। ये तो हुआ यूज ऑफ एंटीडॉट। अब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है उसमें पेशेंट को अगर दाह हो रहा हो, उदर शूल या कोली की पेन चल रहा हो या पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा हो तो उस समय धान्य खिम, जो तृण पंचमूल का सेवन, या फिर धान्य खिम, धनिया के जो बीज होते हैं उनको रात को पानी में भिगो के या उनका फांट बना के पेशेंट को दिया जाता है। या फिर षडंग पानी, शीत श्रुत जल या नींबू पानी, इस तरह के फ्लूइड का पेशेंट को सेवन करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
तो उनके निवारण के लिए इस तरह के प्रयास इफेक्टिव होते हैं। अब जो संशमन चिकित्सा की जाती है वो किस तरह से की जाती है, क्योंकि क्रोनिक पॉइजनिंग है तो इसमें जो विरेचन इंड्यूस किया जाएगा वो है स्नूही वटी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्रोनिक पॉइजनिंग में या फिर डायरिया भी हो सकता है, तो स्नूही वटी का सेवन किया जाता है। सार्वदेहिक रक्त मोक्षण, विरेचन एवं रक्त मोक्षण से धातुगत शीर्षल सोमल विष का निर्हरण होता है। जो लाक्षणिक चिकित्सा है उसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल फीचर जो है क्रोनिक ऑर्सेनिक पॉइजनिंग के उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। अगर लॉस ऑफ एपिटाइट और वेट हो रहा है पेशेंट को तो एपिटाइजर और जनरल टॉनिक दिए जाते हैं। अगर स्किन में हाइपरक्रेटिक पैचेस बन गए हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, तो डिकॉक्शन ऑफ कुष्ठग्न हर्बल ड्रग्स एंड टॉपिकल लोशन, तो आयुर्वेद में कुष्ठग्न कषाय का उल्लेख किया गया, उनसे वॉश कराया जाता है पेशेंट को, और पर्टिकुलर स्किन में जो कुष्ठग्न लेपों का उल्लेख है उनका लेप किया जाता है। अगर एनीमिया या ल्यूकोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की स्थिति है तो लोह और मंडूर के प्रिपरेशंस का सेवन कराया जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पेशेंट चला गया है तो गोल्ड स्वर्ण का सेवन, स्वर्ण भस्म युक्त योगों का सेवन कराया जाता है, और यापना बस्ती इस स्थिति में कारगारी सिद्ध होती है। अब जो है मॉडर्न मेडिसिन उनका तरीका अलग होता है। इस तरह से जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है उसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है और ये इफेक्टिव है, क्योंकि हमने इस सेशन में एक्यूट और क्रोनिक दोनों पॉइजनिंग के बारे में बात की है। कुछ विशेष अगत का परिचय कराया गया है जो निसंदेह है आर्सेनिक पॉइजनिंग में काम आते हैं। तो आयुर्वेदिक योग इस तरह के जिनमें आर्सेनिक पाए जाती हैं, मैं कुछ उनका नाम बता रही हूँ इस सेशन में, क्योंकि वो योग अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो वो क्रोनिक पॉइजनिंग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। आयुर्वेदिक योग जिनमें आर्सेनिक होता है वो है समीर पन्नग रस, वड़वानल रस, मल्ल सिंदूर रस, मल्लवटी और सन्नीपात भैरव रस। इस तरह से हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है। आशा है कि ये विश्व चिकित्सा उपक्रम में आयुर्वेद में जितने भी अगस्त शास्त्र में विभिन्न विभिन्न मेटल पॉइजनिंग के संदर्भ में जितने भी उपक्रम बताए गए हैं उसमें सबसे इफेक्टिव मेरी दृष्टि से गोघृत और गोदुग्ध है। उनको सभी प्रकार के विषयों में एज ए एंटीडोट सेवन कराया जा सकता है। हालांकि पर्टिकुलर विष के पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं और सिम्टम के हिसाब से चिकित्सा की जाती है, लेकिन जब तक आपको कुछ और द्रव्य या संसाधन उपलब्ध ना हो तब तक गोदुग्ध गोघृत या शहद का सेवन करवा के पेशेंट की प्राण रक्षा करने का प्रयास करें। आशा है कि ये सेशन से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।